जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। अगर आप एसएससी का कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास रामबाण का काम करने वाली है। आपकी परीक्षा में हूबहू इस क्लास से सवाल बनने वाले हैं। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। 100% दोस्तों आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल है। हमसे पहला सवाल कहा गया है कि भारत की लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है। नल्लाथंबी कलाई सेल्वी को किया गया, रुचिरा कंबोज को किया गया, भारती दास को किया गया, एंजेला मर्केल को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। भारत की लेखा महानियंत्रक आपसे पूछा है और ये दोस्तों वर्तमान में कौन है, भारती दास जी को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इसको आप याद करके रखें। इनका दोस्तों उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसको आप नोट कर लें। ये दोस्तों क्या पूछा गया आपसे, CGA, इसको आप नोट करें। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एक होता है दोस्तों CAG, क्या होता है दोस्तों CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के लेखा महापरीक्षक वो दोस्तों कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। आप सबको पता होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं भारत के लेखा महानियंत्रक परीक्षक। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 148 में है। लेकिन हमसे पूछा क्या क्या है, CGA, इसको आप नोट करके रखें। लेखा महानियंत्रक कौन है, भारती दास, और इनका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। बात करते हैं नल्लाथंबी कलाई सेल्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होगा, CSIR। ये दोस्तों इसकी महिला अध्यक्ष बनाएगी नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1942 में। इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं रुचिरा कंबोज, ये दोस्तों कौन बनी, तो आप सबको पता है UNO में। UNO में दोस्तों क्या बनी, स्थायी प्रतिनिधि बनी है। स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है, रुचिरा कंबोज जी बनी है। इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों एंजेला मर्केल, इनका संबंध किससे, मैंने आपको नोट कराया था। इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसको भी आप नोट कर लें। अब आप कमेंट करके बताएं UNO इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें। आने वाली सारी परीक्षाओं में ये सवाल आपको नंबर दिलाएगा। मोडेरा गांव है, पुलमपारा है, बुरहानपुर है, चंबा है। तो आपको नोट करके रखना है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है। ये दोस्तों है हमारा मोडेरा गाँव। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये गाँव कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। इसको भी आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं बुरहानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये स्थान कहाँ पर है, ये स्थान है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों एक से दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए भारत का पहला, भारत का फर्स्ट हर घर जल वाला प्रमाणन जिला, ये दोस्तों क्या बनाया गया है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इक्वाडोर है, चेक गणराज्य है, क्रोएशिया है, अल सल्वाडोर है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यूरोपियन संघ इसकी मुद्रा कौन सी है, यूरो। इसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन चुका है, तो आपको याद रखना है ये क्रोएशिया बन चुका है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। बात करते हैं दोस्तों यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, यहीं से आप इसको नोट कीजिएगा। यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसमें कितने मेंबर शामिल हैं, कुल 27 सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। अगर आपसे कहा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों आपने G20 का नाम सुना होगा। G20 संगठन, इसके अंदर क्या होता है, 19
विकसित देश और विकासशील देश दोनों शामिल होते हैं, 19 देश शामिल होते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, वो यही संगठन है यूरोपियन यूनियन। आपसे कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि G20 में कौन सा संगठन शामिल है, तो आप कहेंगे यूरोपियन यूनियन, इसको आप नोट करके रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि घर बे पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा या शहरी आवास योजना आयोग के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों घर बे पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। ये दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसके द्वारा किया गया है घर बेब पोर्टल। और ये दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब का है? ये 2005 का अधिनियम है, इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग आपको याद होगा, इसकी दोस्तों अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। कौन है? रेखा शर्मा जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और अधिनियम कब का है? 1990 का इसका अधिनियम है। और दोस्तों आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक विधिक आयोग है, इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। KVIC खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसका अधिनियम कब का है? 1956 का अधिनियम है। और इसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप कहेंगे खादी ग्रामोद्योग आयोग। अब आप कमेंट करके बताएं खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों आपने SSC GD का एग्जाम देखा होगा, हर शिफ्ट में एक नई नियुक्ति पूछी गई है, तो आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाइए। ये सब सवाल आपको हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आप सबको पता है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। N वीरेंद्र सिंह ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने? मणिपुर के। कहाँ के? मणिपुर के दोस्तों मुख्यमंत्री बने कौन? N वीरेंद्र सिंह। और मणिपुर में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 सीटें हैं। बात करते हैं एकनाथ शिंदे, ये दोस्तों कहाँ के? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। और दोस्तों महाराष्ट्र में ही सबसे युवा स्पीकर बने हैं कौन? राहुल नार्वेकर। इनका नाम भी आप नोट करके रखें, राहुल नार्वेकर। ये दोस्तों भारत के सबसे युवा स्पीकर बने हैं, इसीलिए ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अजय कुमार सूद, आपको याद आ रहा होगा, ये दोस्तों कौन है? भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं, आपकी परीक्षा के सवाल होने वाले हैं। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 इसका विजेता कौन बना था? भारत बना था, कोलंबिया बना था, स्पेन बना था कि ऑस्ट्रेलिया बना था? क्या पूछा गया है? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? तो आपको याद रखना है, इसका आयोजन हुआ था भारत में। कहां पर? इसका आयोजन तो हुआ था अपने भारत देश में। और लेकिन इसका विजेता कौन बना था? इसका विजेता बना था स्पेन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसका उपविजेता कौन था? कोलंबिया। उपविजेता, इसका उपविजेता कौन था? कोलंबिया था। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों फीफा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपकी परीक्षा के लिए। फीफा इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपको याद करके रखना है, ज्यूरिक। फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिक में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं, फीफा विश्व कप 2022 इसमें दोस्तों कौन सी टीम जीती थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। इसमें कौन सी टीम जीती थी और किसको हराकर जीती थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता निर्धारित वैश्विक उद्देश्य कितने हैं। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में 100% ये सवाल आपसे पूछा जाएगा आपकी आने वाली सारी परीक्षाओं में। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता निर्धारित वैश्विक उद्देश्य कितने हैं? 3 उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं, 23 उद्देश्य हैं कि 22 उद्देश्य हैं? तो आपको नोट करके रखना है इसके कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों अगर आपसे कहा जाए COP 15 इसका दोस्तों एक सम्मेलन हुआ है, कौन सा? कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता। इसके दोस्तों कितने दोस्तों लक्ष्य निर्धारित किए गए? 4। और ये कहाँ पर हुआ है? कनाडा। इसको कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में हुआ है। इसको भी आप नोट करके रखें। कितने दोस्तों उद्देश्य निर्धारित किए गए? 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अगर आपसे कहा जाए लक्ष्य कितने निर्धारित किए गए? लक्ष्य दोस्तों इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 23। और कब तक के लिए किए गए? 2030 तक इसके लक्ष्य किए गए हैं। और ये सम्मेलन किस पर हुआ है? जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी पर हुआ है। बात करते हैं जैव विविधता, इसका अधिनियम कब का है? तो आप कहेंगे 2002 का अधिनियम है जैव विविधता का। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना है 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इसको भी आप याद रखें। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अचलेंद्र रेड्डी। दोस्तों जितनी जानकारी मैंने आपको दी है सारी जानकारी आपको नोट करनी है। मैंने आपको क्या क्या बताया? कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता निर्धारित वैश्विक उद्देश्य कितने हैं? 4। लक्ष्य कितने हैं? 23। कब तक का समय है? 2030। और ये COP 15 इसी को बोलते हैं दोस्तों कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता दोस्तों अधिनियम। और ये दोस्तों कब का? COP 15 है। कहाँ पर हुआ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। और वर्तमान में जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अचलेंद्र रेड्डी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इस सवाल के ऊपर भी आप स्टार लगा के रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम, कनाडा या अमेरिका? तो आप सबको पता है दोस्तों 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ये कनाडा में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। बात करते हैं बर्मिंघम, यहाँ पर क्या हुए तो आप सबको पता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये कहाँ पर हुए? बर्मिंघम में हुए हैं। कौन से क्रम के थे? ये 22वें क्रम के थे। इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों, इसका शुरुआत और दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? 1930 में हुई थी। कहाँ पर? हैमिल्टन कनाडा, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। अगर आपसे कहा जाए भारत ने 2022 में कितने पदक जीते हैं? कुल 61 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 22 तो गोल्ड मेडल जीते अपने भारत देश ने। और सर्वाधिक पदक किस कुश्ती में है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक पदक दोस्तों रेसलिंग यानी कि कुश्ती में जीते अपने भारत देश ने। इसको भी आप याद करें। और कॉमनवेल्थ गेम इसका शुभंकर क्या था? पैरी द बुल, आपको याद होगा। इसके दोस्तों जो शुभारंभ कार्यक्रम था उसके ध्वजवाहक कौन के? मनप्रीत सिंह और PV सिंधु, जो दोस्तों इसके शुभारंभ कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे। और समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, निखत जरीन और शरत कमल। इसको भी आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि 31वां व्यास सम्मान 2022 किसको प्राप्त हुआ है? माधव हाड़ा को प्राप्त हुआ है, असगर वजाहत को प्राप्त हुआ, रामदत्त मिश्र को प्राप्त हुआ, दया प्रकाश सिन्हा को प्राप्त हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। 31वां व्यास सम्मान ये किसको मिला है? तो आपको याद रखना है असगर वजाहत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और किस लिए दिया गया? महाबली के लिए दिया गया है। इनका दोस्तों एक नाटक है महाबली, इसलिए दोस्तों इनको दिया गया है। इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं माधव हाड़ा, इनको दोस्तों क्या दिया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार। 32वां बिहारी पुरस्कार ये किसको दिया गया? तो आप कहेंगे माधव हाड़ा। और 31वां किसको दिया गया था? मैंने आपको नोट कराया था मधु कांकरिया, मैंने आपको नोट कराया था। रामदत्त मिश्र इनको दोस्तों क्या मिला है? तो आपको याद होगा इनको मिला था सरस्वती सम्मान। रामदत्त मिश्र इनको सरस्वती सम्मान मिला था। कौन सा? 31वां सरस्वती सम्मान मिला था।
और किस लिए दिया गया था? मैं तो यहाँ हूँ इसलिए दिया गया था। अब बात करते हैं दया प्रकाश सिन्हा, इनको दोस्तों क्या मिला था? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दया प्रकाश सिन्हा को, इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया है कि प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल के ऊपर तो आप स्टार लगा लें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं, 12 अक्टूबर को मनाते हैं, 26 दिसंबर को मनाते हैं या 22 दिसंबर को मनाते हैं? तो आपको याद रखना है भारतीय भाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 दिसंबर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं 12 अक्टूबर, इसको क्या मनाते हैं? विश्व स्लॉथ, विश्व स्लॉथ वियर दिवस, विश्व स्लॉथ वियर दिवस, यह कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको याद रखना है 12 अक्टूबर को। बात करते हैं 22 दिसंबर, इसको गणित दिवस, गणित दिवस इसको मनाया जाता है। और दोस्तों 26 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। जितने सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा है, सारे जवाब आपको लाइन से छाप कर बताने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि निम्नलिखित में से इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ज्यूरिक, लुसाने, न्यूयॉर्क, लियोन, यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 संगठन के मुख्यालय बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों इंटरपोल, इसको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहा जाता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी 90वीं बैठक अपने भारत देश में होने वाली है, दिल्ली में होने वाली है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको याद रखिएगा, लियोन में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और लियोन कहाँ पर है? फ्रांस। लियोन फ्रांस में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। और जो इसकी 90वीं बैठक है, कौन सी 90वीं बैठक कहाँ पर होगी? अपने न्यू दिल्ली में होगी। इसको भी आप नोट कर लें, अपने भारत देश में होने वाली है, इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल होगा हमारी परीक्षा के लिए। बात करते हैं ज्यूरिक, इसमें क्या हुआ है? फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिक में स्थित है। बात करते हैं लुसाने, दोस्तों इसको आपने सुना होगा कई बार, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसाने में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में इसकी स्थापना हुई है। और 23 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, आप सबको पता होगा। न्यूयॉर्क में दोस्तों किसकी स्थापना हुई है? यूएनओ, इसकी स्थापना कब हुई है? न्यूयॉर्क में। और इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। मैं दोस्तों ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं सवाल करा रहा हूँ वही सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू आएगा, लेकिन जो मैं व्याख्या करता हूँ 100% यहाँ से सवाल बनेगा, इसकी पूरी गारंटी ली जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि 103वां संविधान संशोधन में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? दोस्तों मैं आपको आज ही कह देता हूँ, इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें। अपनी परीक्षा में आप पेपर उठा के देखें, ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 17(6), अनुच्छेद ए और बी दोनों। तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में 103वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों किससे संबंधित है? EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो लोग हैं उनसे संबंधित है। और इसके 103वें संविधान संशोधन में कौन से 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? 15(6) और 16(6). आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 15(6), 16(6). इसको आप नोट कर लें आज ही, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा अपनी परीक्षा के लिए। दोस्तों एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक करार दिया है? तो आपको याद रखना है 99वां संविधान संशोधन। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी आपकी परीक्षा वाला सवाल है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और वर्तमान में भारत के न्यायवादी कौन है? तो आप सबको पता है, आर वेंकट रमणी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई है? ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। कोच्चि,
कोलकाता, चेन्नई, केरल। तो आप सबको पता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई है? ये कोलकाता में शुरू हुई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किस नदी के किनारे? तो आप कहेंगे हुगली नदी, हुगली नदी। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों भारत का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है? चेन्नई में। इसको भी आप थोड़ा याद करके रखें, यह सवाल भी आपसे पूछा जाने वाला सवाल होगा। एक दोस्तों है सी स्पेस, ये दोस्तों क्या है? तो आपको याद रखना है भारत का पहला ऐसा राज्य है केरल जहां पर खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या दिया गया है? सी स्पेस। इसको भी आप याद रखें। और एक योजना है मैडी सेफ योजना, ये कहाँ की योजना है? केरल की योजना है। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। अब आइए दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है? यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। उज्बेकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आपको नोट करके रखना है भारत और अमेरिका के बीच में क्या हुआ है? युद्धाभ्यास, केवल युद्धाभ्यास। ये दोस्तों अभ्यास का ही नाम है, युद्धाभ्यास। इसका आयोजन हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। बात करते हैं बांग्लादेश, इसके बीच में दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो आप एक लिख के रखिएगा, संप्रीति और बोंगो सागर। ये दोनों युद्धाभ्यास किसके बीच में थे? भारत और बांग्लादेश के बीच में। श्रीलंका, सिलीनेक्स और मित्र शक्ति, ये दोनों युद्धाभ्यास किसके बीच में होते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान, इसके बीच भी कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। एक तो होता है दोस्तों वरुण शक्ति, ये सब किसके बीच में होते हैं? उज्बेकिस्तान भारत के बीच में होते हैं। इसको भी आप नोट करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना है खीर भवानी मेला, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, जैसे कि लद्दाख में दोस्तों आपको याद रखना है हेमिस फेस्टिवल। कौन सा? हेमिस फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया था? लद्दाख में। इसके अलावा लोसर फेस्टिवल, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख में। और दोस्तों एक और है लोसांग तो सिक्किम में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल और स्पुतिक गस्टर, ये दोस्तों फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है लद्दाख में। उत्तराखंड में दोस्तों एक है हरेला कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। कमेंट करके बताएं हरेली कहाँ मनाया जाता है? हरेली, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। हरेली कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज है और क्लास को पूरा अटेंड करें। अपनी कॉपी में इसके 1 लाइनर नोट्स को बनाकर रखें और आप पेपर में मिलाकर देखें। आपको हूबहू इन 20 सवालों में से कितने सवाल छपे हुए मिलेंगे आपकी परीक्षा में। दोस्तों गीत गोविंद निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? गीत गोविंद निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। गीत गोविंद निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? जयदेव की है, शुद्रक की है, विशाख दत्त की है, अबुल फजल की है। तो आपको याद रखना है गीत गोविंद, ये दोस्तों जयदेव की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। शुद्रक, इनकी दोस्तों एक पुस्तक है मृक्षकटिकम, किसकी पुस्तक है? शूद्रक की पुस्तक है। बात करते हैं विशाख दत्त, इनकी है मुद्रा राक्षस, ये किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त जी की पुस्तक है। बात करते हैं अबुल फजल, इनकी दोस्तों एक है अकबरनामा
नामा, ये किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की पुस्तक है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये सब दोस्तों हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी। बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, टिहरी बांध, सॉरी दोस्तों, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। कृष्णा नदी, भागीरथी नदी, महानदी, कावेरी नदी। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बांध मैं आपको नोट कराने वाला हूँ, इनको आप नोट करके रखें और आप परीक्षा उठाकर देखें, हूबहू सवाल आपको मिलेगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है भागीरथी नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा के रखें। बात करते हैं कृष्णा नदी, इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। एक है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पर स्थित है? ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। बात करते हैं महानदी, इस पर दोस्तों हीराकुड बांध, हीराकुड बांध। इस कावेरी नदी, इस पर दोस्तों क्या है? तो आपको याद रखना है मैटूर बांध, मैटूर बांध। इसके अलावा शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों एक आप कमेंट करके बताएं, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम किस वर्ष का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर, और आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों ये सवाल आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। 1992, 1990, 1993, 1956। तो आपको याद करके रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये एक ऐसा आयोग है, एक विधिक आयोग है। और दोस्तों इसका अधिनियम कब का? 1990 का अधिनियम है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं, मैंने आपको नोट कराया था पहले अभी, रेखा शर्मा, इसको भी आप नोट करके रखें। ये तो हो गया दोस्तों आपका सवाल। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1992 ये किसका अधिनियम है? सेबी, सेबी शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किसका अधिनियम है? सेबी का अधिनियम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई है। सेबी की स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे 1988 में, लेकिन इसका अधिनियम कब का? 1992। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। इस नाम को आप रट डालें, माधवीपुरी बुच, ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसको भी आप नोट करके रखें। 1956 का किसका अधिनियम है? KVIC, खादी ग्राम उद्योग आयोग। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? विनीत कुमार, विनीत कुमार इसके वर्तमान में हेड है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय पारित हुआ था? यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और कब आया था? 1883 ईस्वी में आया था इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड लिटन, इसको कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये दोस्तों किसके समय में पारित हुआ था? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। विलियम बेंटिक, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? 1829 में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो आप कहेंगे विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1829। किसकी सिफारिश पर? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर। चार्ल्स मैटकॉफ, इनको क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, मैंने आपको कई बार नोट भी कराया है। आइए बढ़ते हैं आज का अगले और अंतिम सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि आयुष्मान भारत योजना का संबंध यहाँ पर किया गया है दोस्तों, कब शुरू हुई है पूछा गया है। 28 अगस्त 2014, 25 दिसंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2018। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो आपको याद करना है 25 सितंबर 2014। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं 28 अगस्त 2014, इसको क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है जनधन योजना, जनधन योजना,
ये कब की योजना है तो आपको याद रख लेना है 28 अगस्त 2014 वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। आयुष्मान भारत योजना ये कब की है तो आपको याद रखना है 25 सितंबर 2014, इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अब आप कमेंट करके बताएं इन 20 सवालों में से आपने कितने सवाल सही किए, कितने सवाल आपको आते थे। अपना स्कोर आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।